नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट जीएस का हो चुका है, उसमें उसके सॉल्यूशन, पेपर एनालिसिस और आंसर की को हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले करते हैं पेपर एनालिसिस। पेपर में सेट ए को जैसे हमने देखा है, सेट ए में जो 100 क्वेश्चन थे, इस बार यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा पैटर्न रखा है। क्वेश्चंस का एक मैशअप ना करते हुए उसने थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 10th तक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ही रखे हैं। उसके बाद 11 से 20 तक पॉलिटी का सेगमेंट आया है। पॉलिटी जैसे कि लास्ट ईयर्स तक थोड़ा ज़्यादा आता था, इस बार पॉलिटी को 10 क्वेश्चन ही आए हैं और ज्योग्राफी के भी 10 आए हैं, 21 से 30 तक। और ये दूसरे सेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, मैं सेट ए का बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो सेट ए के लिए जो क्वेश्चन का ये पैटर्न है, यही पैटर्न है जैसे कि इकोनॉमिक का फर्स्ट से 10th तक क्वेश्चन है, तो वो आपका सेट बी या सी के लिए 31 से 40 यानी कि इधर उधर हो सकता है, बट पैटर्न ऐसा ही रहेगा। 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के एक साथ आएंगे। ठीक है, तो 31 से 40 तक साइंस एंड टेक इस बार बहुत बढ़िया आया है, और 41 से 50 तक एनवायरनमेंट, 51 से 60 तक हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका वही एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को कवर किया गया है। और 61 से 70 तक दोबारा यहाँ पर इकोनॉमिक्स आया है। आप देखिए इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आए हैं, इस बार बहुत अच्छे से कवर किया गया है। करंट और पीछे का लेते हुए इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेटेज दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन से 10 क्वेश्चन आए हैं, 71 से 80 सेट ए में है, और 81 से 90 तक जियो, एनवायरनमेंट और करंट के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और दिए गए हैं मिसलेनियस के तौर पर। 91 से 97 आर्ट एंड कल्चर, जो कि ज़्यादातर मीडिएवल हिस्ट्री के पैटर्न में या मीडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादातर इसकी चीज़ें रहती हैं, उसे लिया गया है। और साइंस यहाँ पर फिर से 97 से 100 तक 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम अब बिना समय अपना गंवाए और शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके आंसर लास्ट में आंसर की देखेंगे। आंसर की को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहां जा करके और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप आंसर की को प्राप्त कर सकते हैं और इससे जुड़े और भी वीडियो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र यानी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, निम्न में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। ऑप्शन ए है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, एंड ऑप्शन डी है अपना विश्व बैंक। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, सेकेंड आंसर को देखते हैं। यहां पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। सेकेंड आंसर को हम देखते हैं, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहां पर 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NEER में वृद्धि रुपए की मूल वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा अपना यहाँ पर जो कथन है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार को दर्शाता है। और तीसरा कथन है हमारा, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं या कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन ए है अपना केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। यहाँ पर सही आंसर होगा सी, केवल 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक सुधार को दर्शाता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए केवल 1 और 3 कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा केवल 1 और 3 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
कथन एक है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा कथन है, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यह हमारा दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हों तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ठीक है, अब इसमें कौन से सही हैं कथन? तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा 1 और 3 और चौथा है 1 2 3 तीनों। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पहला जो दिया हुआ है कि यह मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, सरकारी प्रतिभूतियां नहीं खरीद सकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 देखते हैं G20। देखिए G20 से क्वेश्चन आया है, हमारे चैनल पर G20 को लेकर के वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है, यानी कि कथन ए है, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। और कथन इसका दूसरा कथन है, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है एक, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, दोनों ही यहाँ पर सही है। G20 जो है तो G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित एक पहल है। ठीक है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क, और दूसरा इसका जो कथन दिया हुआ है, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है, ये दूसरा कथन भी हमारा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आईआईबीज के क्या लाभ हैं? यहाँ पर आईआईबीज के लाभ यहाँ पर पूछा है और इसमें 3 कथन दिए हैं, कौन से सही हैं वो बताना है। पहला है, सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा यहाँ पर कथन है, आईआईबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और तीसरा है, आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से सही हैं? तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1 2 और 3 तीनों ही। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन दिया कथन दिया हुआ है, आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इन पर क्या होता है? टैक्सेबल ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन देखते हैं, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित होता है। ठीक है, अब इसके हम कूट देखते हैं, इनमें से कौन सा सही या कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ना तो 1 सही है ना ही 2। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा कि केवल 2 सही है। ठीक है, यानी कि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। ये ऑप्शन में ये कथन सही है, पहला कथन हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक या रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? ठीक है, रियल सेक्टर का कौन निर्माण करते हैं? तो देखते हैं, पहला किसानों का अपनी फसलें काटना। किसानों का अपनी फसलें काटना, देखिए ये पहले ही यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये रियल एस्टेट का सेक्टर का निर्माण बिल्कुल नहीं करता है। आगे देखते हैं, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तीसरा कथन है,
किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना। और चौथा है किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। ठीक है, यहाँ पर सही कूट में देखते हैं कि सही उत्तर के लिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4। तीसरा ऑप्शन केवल 1, 3, 4। चौथा है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखिए कि पहला बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, किसानों का अपनी फसलें काटना ये रियल सेक्टर बिल्कुल नहीं बनाता है। तो ऑप्शन 1 वाला यानी कि ए और सी ये दोनों तो कट हो गए। यहाँ पर देखिए उसके अलावा 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर डी भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है, पहला कथन दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा बी, केवल 2, 3 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, कौन इसको, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसलेशन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट द इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें पहला है कि कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। दूसरा यानी ऑप्शन बी है, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। ऑप्शन सी है, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट संपत्ति खरीदे और उसका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती हो तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। ठीक है, और ऑप्शन डी है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर को होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई विदेशी कंपनी, यानी यहाँ पर देखें, ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सबस्टेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। और दूसरा कथन है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला केवल ए, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर सही आंसर होगा केवल 1। ठीक है, यानी कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, ये हमारा सही कथन है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं, ये भी सही है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11वें क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, पहला कथन है, HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ठीक है, दूसरा कथन है हमारा, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ये हमारा गलत कथन है। इसके बाद अगला देखते हैं, ये दोनों सही थे। ठीक है, इसके बाद चौथा कथन देखते हैं। चौथा कथन क्या है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, ये बिल्कुल सही कथन है। और इसमें ऑप्शन हमारे हैं केवल 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 4, तीसरा 3 और 4, चौथा है केवल 3। तो यहाँ पर देखिए तीसरा तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 और 4 सही ऑप्शन होगा। ये पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर 11 से चालू हुए हैं, ये 20 तक चलेंगे। 1 से 10 तक हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। जैसा कि इस बार यूपीएससी ने बहुत बढ़िया पैटर्न रखा है, एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर से रिलेटेड, जो एक टॉपिक से रिलेटेड जो रहे, तो उन क्वेश्चंस को एक साथ उसने रखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील जो हैं, कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, दूसरा कथन है विधिज्ञ परिषदों यानी बार काउंसिल्स जो होती हैं उनको विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों के मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है, यानी बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। यहां पर हमारा बी ऑप्शन केवल दो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी यानी कि कथन दो हमारा सही है, कथन एक गलत होगा। ठीक है, यहां पर 12 क्वेश्चन के बाद अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से हैं, यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कथन है हमारा, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। ठीक है, उसके बाद अगला है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही हैं, तो पहला है केवल एक और दो, दूसरा है दो और तीन, तीसरा केवल एक और तीन, चौथा ऑप्शन है एक, दो और तीन। यहां पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केवल दो और तीन। पहला कथन जो दिया हुआ है किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, पूर्व सिफारिश की कोई अपेक्षा नहीं होती है। वो जब संविधान संशोधन विधेयक जाता है राष्ट्रपति तक तो वहां पर उन्हें फिर उस पर क्या करना होता है, अपनी मुहर लगानी होती है, या उन्हें क्या करना होता है, राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो इसीलिए बी जो है, चाहे भले वो थोड़ा सा वेट कर लें, सोचने का अवसर ले लें, समय ले लें, लेकिन उसके बाद उन्हें बाध्यकर होता है कि उन्हें अपनी अनुमति देना ही है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी केवल दो और तीन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, और चौथा ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर केवल दो, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां है या हैं। ठीक है, शक्ति है या शक्तियां हैं। पहला है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। ठीक है, ये दूसरा कथन है हमारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है या तीसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। ये लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, तो ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, केवल एक और दो, केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है केवल तीन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी केवल दो सही होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, ये भी गलत है, और तीसरा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत दिया है, उल्टा दिया हुआ है, शामिल होना होता है, तो यहाँ पर ये पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यानी बी कथन सही है, और बी है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो दूसरा कथन केवल दो, ऑप्शन बी, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं 16वें के बाद क्वेश्चन नंबर 17। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
कथन कौन कौन से हैं? दो कथन दिए हैं। पहला है भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। नहीं, ऐसा नहीं है केवल उन्हें भाग लेने की अनुमति है, ऐसा ये गलत है। दूसरा है भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। सरकार जिस सरकार के से वो चुन करके महान्यायवादी आते हैं, अगर सरकार इस्तीफा देती है तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिट से क्वेश्चन आया है और यहाँ पर देखते हैं रिट को भी हमारे यूट्यूब चैनल में एक लेक्चर के थ्रू समझाया गया है, जिसे आप जाकर के वहां देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर आप ईरा इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली करंट, क्वेश्चन आंसर, एमपीपीएससी से जुड़ी अपडेट्स और यूपीएससी से भी जुड़े कई टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है परमादेश यानी कि मैंडमस नहीं होगा। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, यानी पहला तो सही हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद अगला देखते हैं, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी कि पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार प्रक्षा यानी कि को वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए क्या पिटिशनर हो सकता है। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, कथन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला 19वां प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा कथन है, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। और तीसरा है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 3, ऑप्शन बी सी, केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। यहाँ पर सही ऑप्शन है अपना ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है, तो निम्नलिखित कथनों पर पहला कथन है हमारा, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे, यानी कि जिसको अध्यक्ष जिस तारीख को कहेंगे। ठीक है, दूसरा है, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या तो शासक दल से होगा। ठीक है, तीसरा कथन है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। ठीक, अगला कथन है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। इसमें कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1 और 3, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 2 और 4। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। कथन 1 और कथन 3 सही है, 2 और 4 हमारे यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनवोद्भवी स्रोत है। ठीक है, यानी कि मेथेन और नाइट्रस के ऑक्साइड दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी गेहूं। ये हमारे साइंस के यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, धान। धान की जो फसल है वो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कृषि की धान गहन प्रणाली, ठीक है,
जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ड्राइंग और वेटिंग ये किया जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, कथन एक है बीज की कम आवश्यकता, बीज की कम आवश्यकता सही है। दूसरा क्या परिणाम है, मेथेन, इससे क्या परिणाम होता है कि मेथेन का कम उत्पादन, ये भी ठीक है। और अगला है बिजली की कम खपत, यानी कि बिजली की कम खपत इससे होती है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो कूट का प्रयोग करके देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पश्चिम अफ्रीका की यानी कि वेस्ट अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी लेक फागुबिन, ऑप्शन सी लेक ओगुटा, ऑप्शन डी है हमारा लेक वोल्टा। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेक फागुबिन। ठीक है, लेक फागुबिन ये हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। ठीक है, ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन बी है मंजीरा, ऑप्शन सी पेन्नार, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी पेन्नार हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ शिखर दिए हुए हैं और पर्वत दिए हुए हैं। ठीक है, और सही युग्म सुमेलित करना है। तो यहाँ पर पहला शिखर है अपना नामचा बरवा। ठीक है, और नंदा देवी, फिर नोक रेक। ठीक, और नामचा बरवा किस पर्वत का शिखर कहा गया है, यहाँ पर गढ़वाल हिमालय का बताया जा रहा है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का, और नोक रेक सिक्किम हिमालय का। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी केवल 2 सही आंसर होगा, यानी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय ये शिखर और पर्वत का युग्म सही है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, ऑप्शन डी भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यानी कि पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला देश है अपना अजरबैजान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान, और पांचवा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, यानी कि अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इनमें से कौन सी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। ठीक है, तो अजरबैजान को पहले हटा दीजिए और किर्गिस्तान को हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे ताजिकिस्तान सही है, तुर्कमेनिस्तान सही है, उज्बेकिस्तान सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी केवल 3 4 5 सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन कौन कौन से हैं। पहला है मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। ये गलत है, यहाँ पर ये कथन गलत दिया हुआ है। इसके बाद अगला है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। ये सही है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा होगा 1 2 और 4। 1 2 4 दिया हुआ है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी सही है, केवल 1 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। 21 जून। ठीक है, 21 जून सबसे उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। जून महीने का पहला पखवाड़ा यानी कि 15 दिनों का होता है। 1 तारीख से 15 तारीख तक एक पखवाड़ा, 15 तारीख से 30 तारीख तक का या 31 तारीख तक का दूसरा पखवाड़ा। ये गलत है, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है,
इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि या झील दी हुई है, ठीक है, और उसकी लोकेशन दी हुई है। पहला है अपना होकेरा या हुकेरा आर्द्र भूमि, हुकेरा वेटलैंड, ठीक है, ये पंजाब में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, और सस्थाम कोत्ता झील, ठीक है, ये तमिलनाडु में। इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म, चार युग्म। सही उत्तर है इसका केवल दो युग्म। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि इनमें से कौन से दो युग्म सही सुमेलित हैं और कौन से दो युग्म गलत हैं, ठीक है, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा, ये सभी ऐप हैं। आरोग्य सेतु जैसा आप जानते हैं कोविड के लिए आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था, कोविन भी उसी के लिए, और वैक्सीनेशन के लिए डिजी लॉकर, और दीक्षा, दीक्षा ये हमारा किसके लिए है, ये सरकारी शिक्षकों के लिए। इसके बाद इसमें ऑप्शन देखते हैं, उपर्युक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, आरोग्य सेतु और कोविन। ऑप्शन बी 2, 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4, एंड ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारे क्या है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऑप्शन कथन 2 है कि वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। ऑप्शन यानी कि कथन तीसरा है कि वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है, ठीक है। ये तीनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3 सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 33, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, SaaS क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है, SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। और तीसरा कथन है, आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल ये सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में हैं, ठीक है, SaaS के रूप में हैं। इसमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो पहला है केवल 1 और 2, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तीनों ही सही कथन है, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बारमेंट सिस्टम के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है, कोई अंतरिक्षयान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। उसके बाद अगला है, कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, पृथ्वी के चारों तरफ किसी स्थिर कक्षा में प्रतिस्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है, कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित स्थापित करता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यानी कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, ठीक है। ये कथन जो है जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी कि उसी को समझाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग, और दृश्य संचार प्रकाश प्रौद्योगिकियां,
और बेतार संचार प्रौद्योगिकियां। तो क्वांटम संगणन यानी क्वांटम काउंटिंग में अपना ये क्यूबिट शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। कौन कौन सी हैं? पहली है निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविजन, दूसरा रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। इसमें कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? लघु परास यानी कि क्या कहलाता है? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस किसको किसको या लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजीज मानते हैं? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तीनों ही ये हमारी क्या है? शॉर्ट रेंज की टेक्नोलॉजीज हैं। यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन ये शॉर्ट रेंज का है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन शॉर्ट रेंज का है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ये भी शॉर्ट रेंज का है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के जैव परत या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। और दूसरा है जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। किस पर बन सकती है? फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेसेस पर। और बायोफिल्म या जैव परत किस पर क्या होती है? जैव प्रतिरोधक प्रतिरोध दर्शा सकती है, यानी कि एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें कथन कौन कौन से सही? ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 38वां क्वेश्चन है प्रजैविकों यानी कि प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहता है? प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। ये जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं, सही है। ठीक है, दूसरा है प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। ये भी सही है। ठीक है, नहीं ये हमारा गलत होगा कि प्रजैविक में जीव खाद्य खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु ये नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते, ये गलत होगा। इसके बाद अगला देखते हैं प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये दुग्ध शर्कराओं के पाचन में भी सहायक होता है, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी हमारा 1 और 3 सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 कहता है कोविड-19 महामारी विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्न कथन है, इसमें बताना है कौन सा या कौन से सही हैं। पहला, भारतीय यानी इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। ठीक है, दूसरा है स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक यानी वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। और तीसरा है कथन है कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। यहाँ पर 2 और 3 सही हैं। पहला, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग जो बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी कि सौर प्रज्वाल कहलाता है जो, या सोलर फ्लेयर कहलाता है, सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? पहला है प्रभाव जीपीएस और दिक संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा है विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। ये विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरा जो है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ये भी सही है, पहला भी सही था। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां यानी कि घटित हो सकती हैं, ये भी सही है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद अगला है ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती, सही है। इसके बाद उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद ये यहाँ पर ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं, ये गलत है।
आग लग सकती है, जरूरी नहीं है। इसके बाद सातवां है हमारा, सातवां है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कथन जो है 2 और 5 गलत हैं, बाकी 1 2 3 4 6 7 सही, 1 3 4 6 7 सही हैं। तो यहाँ पर 1 3 4 6 7 जो दिया हुआ है तो ऑप्शन सी है, केवल 1 3 4 6 और 7। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, यानी कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो होता है, जो कि विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, ये क्या है? ऑप्शन ए अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है, सही है। दूसरा जलवायु परिवर्तन के अंतरराष्ट्रीय पैनल का स्कंध या विंग है, गलत। जलवायु परिवर्तन ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति है, नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और स्ववित्त पोषित एजेंसी है, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जलवायु समूह दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। बिल्कुल सही, अंतरराष्ट्रीय, ये सही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की, ये गलत है। ठीक है, EP100 का कुछ दूसरा काम रहता है। इसके बाद EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण, ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, EP100 का ये काम है और ये चीज है। इसके बाद चौथा है अपना, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 का सदस्य हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद लास्ट है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 3 और 4, केवल 1 3 और 4 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह अवमृदा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। ऑप्शन बी शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य परुषकवची यानी कि क्रस्टेशियाई और मृदु कवची मोलस्क और पक्षी सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। ऑप्शन सी है आर्द्र भूमियां अवसान संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ऑप्शन डी जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी कि वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, PM 2.5 का 24 घंटा माध्यम 15 म्यू जी पर एम क्यूब, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। 15 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ये ऑप्शन एक है, सॉरी कथन एक है। कथन दो है किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, ये गलत है। तीसरा है PM 10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे कथन 2 और कथन 3 दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा देखते हैं, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है, ज्यादा ओजोन से दमा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला और चौथा सही है। तो इसमें से उपर्युक्त में कौन सा या कौन से सही है? केवल 1 और 4 ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छी
CCHI, ठीक है। तो इसके संदर्भ में विचार करना है। यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। वाणिज्यिक रूप से खेती, ये गलत दिया हुआ है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उसके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, गलत है, ठीक है। अगला है, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर इसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान नहीं किया जा सकता है, ये गलत है यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन ए और 1 और तीसरा कथन 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, ठीक है। पहला है गोल्डन महासीर, दूसरा है इंडियन नाइट जार, क्या है, इंडियन नाइट जार, तीसरा है क्या, स्पूनबिल, और चौथा व्हाइट आइबिस। इसमें से गोल्डन महासीर जो है तो ये पक्षी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, ठीक है, कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं। पहला है अल्फाल्फा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है चौलाई या एमरंथ, तीसरा है चना या चिकपी, चौथा है तिपतिया घास या क्लोवर, फिर पांचवा है कुल्फा या पर्सलेन, और छठवां है पालक, ठीक है। कौन से नाइट्रोजन यौगिकरण पादप हैं, ठीक है। तो पहला हमारा अल्फाल्फा है, सही है। दूसरा चौलाई भी है, तीसरा हमारा चना नहीं है, चौथा तिपतिया घास, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद पांचवा है कुल्फा या पर्सलेन, ये भी सही है। छठवां पालक सही है। यानी कि 1 2 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 4 5 और 6, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन 49 कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स की बहाली, बिल्कुल सही है, यही सही ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगले देख लेते हैं, पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, गलत है। शैल गैस के अवशेष अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान, गलत है। वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं सॉल्ट लिक्स उपलब्ध कराना, ये भी गलत है, ठीक है। तो जैव सेल प्रौद्योगिकी बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बातें किसमें होती हैं, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बहाली में, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये कहता है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। मियावाकी पद्धति, ऑप्शन ए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, नहीं। आनुवंशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, नहीं। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन के लिए मियावाकी पद्धति है, ठीक है। ऑप्शन डी तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। 51वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व्ड यानी आरक्षित या रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड यानी कि अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे, ठीक है। जो विषय थे वो कौन कौन से माने गए थे आरक्षित, तो न्याय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, नहीं, भू राजस्व सही है, और पुलिस, ठीक है। यानी कि स्थानीय प्रशासन को अगर छोड़ दिया जाए, स्थानीय स्वशासन को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन लिया गया था, स्थानीय स्वशासन को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों सही है। यानी कि 1 3 और 4, ऑप्शन सी हमारा सही होगा,
ठीक है। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किससे निर्दिष्ट, सिक्कों से निर्दिष्ट करता है। फणम शब्द सिक्कों से निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, और तीसरे हैं रास बिहारी बोस। ठीक है। गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य कौन कौन से थे, या कौन जुड़े थे या जुड़ा था। ठीक है। तो यहाँ पर केवल तीसरे रास बिहारी बोस ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन डी केवल 3 सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, ठीक है। अब बताना है इसमें कि कौन सा या कौन से सही हैं। तो पहला प्रस्ताव जो दिया हुआ है और कथन दिया है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं, ये गलत है, ये प्रस्ताव में नहीं था। दूसरा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये सही था। ठीक है, ये कथन उस पर प्रस्ताव पर था, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी केवल 2 सही होगा। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। ठीक है। नेति प्रकरण, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा है अवदान शतक, और चौथा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। ठीक है। उपर्युक्त में से जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैन ग्रंथ 2 ही हैं, परिशिष्ट पर्वन और चौथा है अपना ये त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। ठीक है, यानी कि 2 और 4, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी केवल 2 और 4 सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ ऐतिहासिक पर्सनैलिटी दी हुई है और बताना है कि वो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी किसके तौर पर जाने जाते हैं। आर्यदेव जैन विद्वान, फिर उसके बाद दिग्नाक को कहा जा रहा है बौद्ध विद्वान, और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। ठीक है। यहाँ में से कितने युग्म सही हैं, तो इसमें से 2 युग्म सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर केवल 2 युग्म सही हैं। आर्यदेव जैन विद्वान, दिग्नाक बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, इनमें से 2 सही हैं। आपको इसमें बताना है कमेंट में करके कि इनमें से कौन से 2 जो सुमेल हैं या युग्म हैं वो सही दिए हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 57 है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखें। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। फिर दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसने उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। यहाँ पर हमारा कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शन केवल 2 और केवल 3, यानी कि कोई कहता है अलाउद्दीन खिलजी के राज्य काल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। कोई कहता है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2, यानी अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और उस शहर पर घेरा डाल दिया था। ठीक है, यानी कि इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन कुलाहदारन कहलाते थे। कुलाहदारन, अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी खुशनवीस, और लास्ट है सैयद। सैयद कहलाते थे कुलाहदारन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखते हैं, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। यह भी सही है। इसके बाद है अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर।
क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। ठीक है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी दास हो सकता है, सही है। ठीक है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है। दूसरा कथन, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबीज वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तीसरा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबीज से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ पर गलत कथन है और उसके अलावा बाकी के जो पहले और दूसरे हैं ये दोनों सही कथन है, यानी कि केवल 1 और 2 उपर्युक्त कथनों में से ऑप्शन ए अपना सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसमें से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो केवल 3 राज्य जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि वो 3 राज्य कौन कौन से हैं जो कि इनमें से इन चारों में से चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। फिर उसके बाद आईसीआरए के नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये गलत है। इसके बाद है ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, ये सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, केवल 1 और 3 ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। बोर्ड ऑफ ब्यूरो बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है, गलत है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संतुष्टि करता है, सही है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 और 3 किसमें है? 2 और 3 ऑप्शन बी में, केवल 2 और 3 दिया हुआ है। यहाँ पर 64 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, सही है। दूसरा, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता यानी कि इंडेक्सेशन से की मात्रा प्रदान करता है, ये गलत है। ठीक है, पहला सही है, यानी ऑप्शन ए केवल 1 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, दूसरा, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, एंड तीसरा, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से भारत किसका या किनका सदस्य है? भारत इनमें से तीनों का सदस्य है। ठीक है, भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी सदस्य है, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी सदस्य है, और तीसरा भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का भी सदस्य है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, सही है। दूसरा, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणालियों के द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद तीसरा है, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पर हमारा पहला सही है, दूसरा क्या है? दूसरा गलत है, और इसके बाद तीसरा भी सही है।
चौथा देखते हैं, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। ठीक है, ये सही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा सही है, पांचवा गलत है। पहला, तीसरा, चौथा, 1, 3, 4, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? ऑप्शन देखते हैं, उपभोक्ता मामले विभाग ऑप्शन ए, व्यय प्रबंधन आयोग ऑप्शन बी, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, नॉन फंजाइबल टोकन्स यानी कि एनएफटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण यानी कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाते हैं, सुकर बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये एनेबल करते हैं, आसान करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कथन है कि वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लैक यानी कि ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसके बाद उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा हमारा? ये गलत है। इसके बाद यहाँ पर ये जो वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन है, जो किसी टोकन बिल्कुल सही है, ब्लॉकचेन में विद्यमान है, ये सही होगा। ठीक है, पहला दूसरा सही है, केवल 1 और 2, ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं जिसमें रिजर्वायर्स दिए हैं और वो किस स्टेट्स में है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा इसमें बताना है कि सही सुमेलित है या मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, घाट प्रवाह को तेलंगाना में बताया गया है। ठीक है, दूसरा, गांधी सागर को मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके बाद इंदिरा सागर को आंध्र प्रदेश में, और ये अपना मैथोन जो है इसे छत्तीसगढ़ में। इनमें से कौन सा या कितने युग्म सुमेलित नहीं हैं? ठीक है, तो चारों सुमेलित नहीं हैं। ठीक है, चारों गलत हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्ति है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? कौन करता है? तो यहाँ पर हमको पता है, इसका सही आंसर होगा लेबर ब्यूरो। ठीक है, श्रम ब्यूरो, ऑप्शन अपना सी सही आंसर होगा। ठीक है, श्रम ब्यूरो, क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन, ठीक है, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ की क्या भूमिका होती है? ठीक है, सीसीओ की भूमिका देखते हैं, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, पहला सही है। दूसरा, यह बद्ध कोयला यानी लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है, ये भी सही है। फिर इसके बाद तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संदर्भ में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, ये गलत है। इसके बाद ये सही है हमारा। इसके बाद यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इसके बाद ऑप्शन बी, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ऑप्शन सी, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। ऑप्शन डी, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राजस्व घोषित किया जाए। ऑप्शन बी सही है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। ये कथन 1 हो गया। कथन 2 है, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। एक कौन सा या कौन से सही हैं? दोनों सही हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, और उसके बाद डी ऑप्शन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है हमारा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ठीक है, यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को गठित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कथन कि यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है, यूएनएससी द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण में के अधीन काम करती है। दूसरा, पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तीसरा है, यह महासभा को अनुमोदित करने हेतु तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। बिल्कुल सही है, केवल 3, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड यानी कि पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। ये सही ऑप्शन होगा। यह ध्रुवीय ध्रुव के उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। गलत है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। गलत है। यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। यह भी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करती है। सही है। दूसरा, अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। सही है। तीसरा है, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। ये भी सही है, यानी तीनों सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड संविधिक निकाय है। सही है। फिर चाय बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय नहीं है। फिर इसके बाद चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ये भी गलत है। इसके बाद इन बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। ये सही है। ऑप्शन डी 1 और 4 सही है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय भारत में कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन है, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना, गलत रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी इको फ्रेंडली या पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। गलत है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का यानी कि इंफ्रारेड जो रेडिएशंस हैं, इनका निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। ये गलत है। ना तो 1 ना ही 2, दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उत्तर पश्चिमी केन्या में बीडी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा, दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी में रहते हैं। ये सही है।
तीसरा, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। ये भी सही है। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिमी केन्या में बीडी बीडी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है, ये गलत है। यानी कि इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पहला गलत, बाकी के दो सही। इसमें से क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिर से ये देश आ गए हैं, आर्मीनिया, ठीक है, अगला है अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसमें से बता रहा है कि तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं। तो तुर्की राज्य के संगठन के सदस्य अजरबैजान और उज्बेकिस्तान हैं। कौन कौन से हैं? अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, 2 और 5। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, गलत है। फिर दूसरा है, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सही है। इसके बाद तीसरा, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा केवल 2। कौन कौन सा कथन केवल सही है? केवल 2, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, सभी राज्यों के, दूसरा कथन कहता है, ये पहला हमारा सही कथन है। पहला कथन क्या होगा यहाँ पर? पहला कथन सही कथन होगा। दूसरा देखते हैं कि सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हों या भूबद्ध भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है, ये गलत है। और तीसरा हमारा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है, 200 समुद्री मील तक ही विस्तार दिया जाता है। उसमें भी 3 लेयर की पॉलिसी अपने इंडिया में है, तो ये हमारा दूसरा यहाँ पर गलत होगा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है? ठीक है, सेंकाकू द्वीप विवाद, इसे अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर, सेंकाकू द्वीप का क्या था कि चीन और जापान के बीच जो पूर्वी चीन सागर में दोनों के, यानी इसके विषय में जो था, तो समुद्री विवाद जो रहता था उसको लेकर के है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, चीन जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में, कौन से? सेंकाकू द्वीप के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर देश दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें बता रहा है कि हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण इनका क्या है, कि ये देश क्यों यहाँ पर चर्चा में थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया हुआ है चाड, चीन द्वारा स्थायी सैन्य निवेश की स्थापना, सही है। दूसरा, गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, हाँ बिल्कुल सही। लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, सही है। ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन, ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन, ये भी हमारा सही है। यानी कि चारों क्या होंगे? सही होंगे। ऑप्शन डी, सभी चारों युग्म सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लेखित कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं और वो उनके संबंधित उनसे देश दिया हुआ है, किस देश में वो रहे। ठीक है, क्षेत्र, तो इसमें बताना है कौन से युग्म सही हैं। पहला है अनातोलिया, अनातोलिया का तुर्की दिया हुआ है। अम्हारा का इथियोपिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इथियोपिया दिया हुआ है। और काबो डेलगादो का स्पेन दिया हुआ है। और कातालोनिया का इटली दिया हुआ है। ठीक है, कातालोनिया का क्या दिया हुआ है? इटली।
इसमें से बताना है अपने को कि कौन सा देश, ठीक है, इस क्षेत्र को, कि ये क्षेत्र किस देश में है, ठीक है, और कौन कौन से सही सुमेलित हैं, केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म और सभी चारों युग्म। तो यहाँ पर देखिए कातालोनिया जो है ये हमारा स्पेन में आता है। कहाँ आता है? स्पेन में आता है, ठीक है, और ये कहाँ दिया हुआ है? इटली में दिया हुआ है। कहाँ दिया है? इटली में। तो ये हमारा गलत होगा। इसके बाद अगला देखिए आप, काबो डेलगादो, ठीक है, काबो डेलगादो कहाँ है? काबो डेलगादो स्पेन में बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी के जो दो हैं, अम्हारा, कौन सा? अम्हारा दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है? अनातोलिया। अम्हारा इथियोपिया बिल्कुल सही है, अम्हारा इथियोपिया में है। और अनातोलिया कौन सा? अनातोलिया। अनातोलिया कहाँ पे है? तो अनातोलिया अपना पेनिनसुला में, यानी कि कहाँ? तुर्की में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न एशिया यानी कि टर्की में पाया जाता है। तो इसका पहला हमारा अनातोलिया बिल्कुल सही दिया हुआ है, अम्हारा इथियोपिया सही दिया हुआ है, ठीक है। काबो डेलगादो स्पेन में, ये क्या है? यहाँ पर कातालोनिया इटली गलत दिया हुआ है, ठीक है, और अम्हारा इथियोपिया में सही दिया हुआ है। काबो डेलगादो ये यहाँ पर क्या है? काबो डेलगादो का एक बार और चेक कर लेते हैं, काबो डेलगादो स्पेन में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो काबो डेलगादो जो है, काबो डेलगादो अपना स्पेन में ही पाया जाता है, ठीक है। तो सॉरी, ये तंजानिया में है। काबो डेलगादो तंजानिया में पाया जाता है। ये हमारा युग्म जो होगा गलत होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में दो युग्म गलत हैं, पहला और दूसरा सही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दो युग्म सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, गलत, ये सभी की संपत्ति है। तो यहाँ पर हमारा कथन एक क्या है? गलत है। दूसरा, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होता है, बिल्कुल सही है। और किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, ये भी सही, ये सॉरी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल दो सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है, एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी। तो पहला है चींटी, दूसरा कॉकरोच, फेफड़ा, मकड़ी। सही उत्तर होगा चींटी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो यहाँ पर अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान दिए हुए हैं, और वह स्थान जिस राज्य में है वो राज्य सामने दिया हुआ है। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, चार यहाँ पर जो प्रमुख शिलालेख दिए हुए हैं, पहला है धौली। कौन सा दिया हुआ है? धौली, ठीक है। तो धौली जो हमारा, इसका सामने उड़ीसा में दिया हुआ है। कहाँ दिया है? उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा, अगला दे रहा है एर्रगुड़ी, ठीक है। एर्रगुड़ी ये दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एर्रगुड़ी को आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। इसके बाद अगला है जौगढ़। जौगढ़ मध्य प्रदेश में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? मध्य प्रदेश में। और लास्ट है कलसी। कलसी दिया हुआ है कर्नाटका में, ठीक है। जौगढ़ मध्य प्रदेश में और कलसी को कर्नाटका में दिया हुआ है। तो बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित हैं। तो जैसा आप जानते हैं जौगढ़ कहाँ पर है? जौगढ़ हमारा पाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और धौली उड़ीसा सही है। फिर एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश सही है, ठीक है। जौगढ़ हमारा गलत है। और कालसी कहाँ पाया जाता है? तो कालसी कर्नाटका में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और कालसी जो है तो देहरादून में पाया जाता है, यानी उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा भी सही है। जौगढ़ कहाँ पाया जाता है?
जौगड़ हमारा ओडिशा में पाया जाता है। और कालसी कहाँ पाया जाता है? तो कालसी पाया जाता है कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं गलत दिए हुए हैं, यानी केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित पर युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ राजा दिए हुए हैं और उनके क्या दिए हुए हैं? राजवंश दिए हुए हैं। ठीक है, राजा में नानुक राजा दिए हुए हैं, राजा नानुक। ठीक है, उनको चंदेल राजवंश का बताया जा रहा है। इसके बाद जय शक्ति, कौन से? जय शक्ति, राजा जय शक्ति, तो ये किसके बताए जा रहे हैं? परमार वंश के बताए जा रहे हैं। तो इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार सही है, राजा भोज, राष्ट्रकूट, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें से बताना है कि कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो जय शक्ति जो थे तो चंदेल राजवंश के थे। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा राजा भोज, कौन से? राजा भोज। ठीक है, तो राजा भोज किस वंश के थे? परमार वंश के थे। ये दोनों गलत दिए हुए हैं। नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार सही है, नानुक चंदेल वंश सही है, नानुक अपना सही है। ठीक है, जय शक्ति गलत है। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय सही है, भोजराज गलत है, राष्ट्रकूट नहीं, ये परमार वंश के थे। ठीक है, और जय शक्ति भी परमार वंश के नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे केवल 2 युग्म सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है? ठीक है, पहला, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। अगला है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। इसके बाद अगला, संगम कवियों में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। और ऑप्शन डी है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। ठीक है, यानी कि संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। ठीक है, ये हमारा सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, किसके प्रशासन में यानी राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर के। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति यानी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है, ये उसमें नहीं था, उनकी शिक्षाओं में नहीं था। तर्क शक्ति युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे, ये भी उन्होंने नहीं बताया। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था, ये भी उसमें नहीं था रामानुज की शिक्षाओं में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरावल यानी कि वेरावल में सोमनाथ के निकट मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही कथन हैं या कौन सा कथन सही है? पहला, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में आता है अपने 12 ज्योतिर्लिंग में। इसके बाद अगला, अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, बिल्कुल अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, नहीं, ये गलत ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर दिए गए कोट में ऑप्शन ए हमारा सही होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन 97 कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? बी कोशिका और टी कोशिका। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं। ठीक है, रोग जनकों द्वारा जो रोग होते हैं उनसे बी कोशिका और टी कोशिका बचाती हैं। ऑप्शन ए, शरीर को पर्यावरण प्रत्युजकों यानी कि एलर्जनों से संरक्षित करती हैं। ऑप्शन बी, शरीर के दर्द और सूजन को कम करती हैं। ऑप्शन सी,
शरीर में रक्षा प्रतिरोधकों या निरोधकों की तरह काम करती हैं। ऑप्शन डी, शरीर में रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, परा सूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद ये गलत है। ठीक है, इसके बाद कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण यानी कि नैनो पार्टिकल्स प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आ रहे हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स जो कि पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। बिल्कुल सही है। यानी कि क्वेश्चन 98 का ऑप्शन डी केवल 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? ठीक है, डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल ऑफ, पहला ऑप्शन किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, यह भी सही है। तीसरा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों यानी कि अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए किसमें? प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए बार कोडिंग का इन दो कथनों, ये ऑप्शन पहले और दूसरे कथन में जो काम दिया हुआ है बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा 1 और 2 ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड दी हुई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दी है, ओजोन दी है, सल्फर डाइऑक्साइड दी है, और इसमें से बताना है कि इसमें से किसकी या किनकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बढ़ने से अम्ल वर्षा होती है, जिससे कि हमारे ताजमहल का क्षरीकरण हो गया था। ठीक है, उसका कलर खराब हो गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी होगा, केवल 2 और 4। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रीलिम्स 2022 का जो पहला पेपर जीएस पेपर 1 था, ठीक है, तो जीएस के पेपर के सारे 100 क्वेश्चंस के आंसर हमने देखे हैं। एनालिसिस करके भी हमने देख लिया था कि इसमें हमने कहाँ पर कैसे क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने दिए हैं। पैटर्न एक बना करके यूपीएससी ने दिया था, उसी पैटर्न को सभी पेपर्स में उसने क्या किया है, यहाँ पर रोटेट किया है। तो सभी क्वेश्चंस को हमने देखा। इससे जुड़ी और भी डिटेल्ड बातें जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी, ठीक है, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, इन सभी और इसी तरह के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़ी हुई सभी वीडियोस और उस तरह की तैयारी के लिए आप हमारे ईरा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे ऐप में जा सकते हैं। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईफोन के ऐप स्टोर में भी उपलब्ध है, तो आप उसे डाउनलोड करके और वहाँ पर जा करके और इन तैयारियों में लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आगे अगला वीडियो जब तक आता है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर आंसर की भी इसकी दी हुई है, आंसर की आप देख सकते हैं, इसे आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे जुड़ करके वहाँ भी आपको आंसर की मिल जाएगी। तो ये सेट ए के लिए आंसर की है, सेट बी और बाकी के सेट के लिए आप इनके आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगली नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।